Hello, my dear students, welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. Here is once more Vinay sir. Today, you know this ones, I am going to solve the JEE Main 2023 physics paper. Do you know friends? Right now, it's a high time and right time to prepare for the examination. बिकॉज आप जान ही रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन का सीज़न चल रहा है, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप कम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हो, स्पेशली IIT-JEE या नीट के लिए और NDA जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहते हैं कि जब एग्जामिनेशन का सीज़न चल रहा है और आपको तैयारी करना है तो क्यों ना हम लोग इस तरह से तैयारी करें कि आपकी बोर्ड में भी बहुत बेहतर परसेंट लग जाए और साथ में आने वाले जो अभी एग्ज़ाम JEE का होगा, अभी एक जस्ट बीता हुआ है और अभी तुरंत आपको अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे। तो जस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर किस स्टैंडर्ड का है और उसी स्टैंडर्ड के आगे आने वाला एग्ज़ाम भी होगा। तो हम 1 बाय 1 करके एक सीरीज़ चला रहे हैं और इस सीरीज़ में आपका पूरे क्वेश्चन का हम एनालिसिस दे देंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, और इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आई एम नॉट इन ए हरी जस्ट टू गिव द आंसर 1 2 A B, इट्स नॉट लाइक दैट। हम कोशिश करेंगे कि ये जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल्स में जो कंसेप्ट रिलेटेड हैं और उससे रिलेटेड कितना क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी मैं यहीं पर आपको बताते रहूं, सो दैट कि देयर शुड बी क्विक रिविजन्स ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड। तो हम लोग ये कहते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल कहने का मतलब जब भी एग्जाम होगा तो वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो वैसे टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर देंगे। आज जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था 24 जनवरी को 2023, सिर्फ फर्स्ट में उस फिजिक्स पेपर को मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग दूसरा एनालिसिस सिर्फ 2 में वाला पे भी मैं लूँगा, उसके बाद 25 का लेंगे, फिर 29, फिर 30, जैसे भी हम सीरीज में इसको लिए जा रहे हैं। आप इसको देखते रहें और फ़ायदा उठाते रहें। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मतलब फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, जस्ट सी दिस वंस। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके पास जो पेपर है, जस्ट रीड द क्वेश्चंस। द इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन एज y इक्वल टू, हमारे पास है 0.05 sin 2x minus 40 where x is in meter and t is in second. The velocity of the wave is equal to, wow dear friends, ये एकदम आपको साउंड में भी पढ़ना है, इस तरह से लाइट में भी पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन वेव का ये होते हैं, ध्यान रखिएगा। हम आपको ले ही लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपके पास है y इज इक्वल टू a साइन, ध्यान रखिएगा, kx माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। और ये देखिए स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि ये फेज कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में फेज कांस्टेंट का मान 0 दिया हुआ है, तो हमको उसका हेडेक ही नहीं लेना है। a साइन kx माइनस ओमेगा टी ऐसा लिखा हुआ है, राइट। दिस इज द वेव इक्वेशन। अब कोई भी वेव इक्वेशंस में हम लोग ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग कह देते हैं फेज, राइट। और इस फेज में हम लोगों के बाद जो कह देंगे, सो ध्यान दीजिएगा कि इसका kx और ओमेगा टी आपके पास या तो लीनियर रहेगा या परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। कभी परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब हमारे पास ये है, आपके पास सी दिस वंस, kx माइनस ओमेगा टी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रह जाएगा, तब भी वेव का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे रह गया तब भी वेव का, बट ये वाला कभी भी आपको फेज में मिल जाए इस तरह का इक्वेशन, तो कभी भी ये वो दिया हुआ इक्वेशन वेव का इक्वेशन नहीं होंगे। और किसी भी वेव का इक्वेशन जो दिया हुआ है वो इक्वेशन वेव का है कि नहीं है, इसको हम लोग को जज करने के लिए जो सब लोग जानते हैं कि हम लोग लिखते हैं dy d2y बाई dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को कोई भी गिवन रिलेशन x y t में आपको सेटिस्फाई कर देगा तो वह वेव का इक्वेशन हो जाते हैं।
और साथ में शॉर्टकट के लिए यहाँ रखिए कि x और t के किसी भी मान के लिए हमारे पास y का मान फाइनाइट होना चाहिए और x और t का जो वैल्यू आना चाहिए लीनियर या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बट ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो वेव का इक्वेशन होगा। इससे रिलेटेड कहानी ये है। अब हम लोगों ने यहाँ से लिखते हैं कि भाई ओमेगा का मान हमारे पास सब लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो v इक्वल टू होता है हमारे पास ओमेगा बाई के। ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं, तो ओमेगा का मान होता है 2 पाई n और k का मान होता है 2 पाई बाई लैम्डा। समझिएगा इस चीज़ को। और जैसे ही हम लोगों ने इसको काट देंगे एंड दिस इज इक्वल टू n लैम्डा, तो इसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो इफ वेव इक्वेशन इज गिवन देन वेलोसिटी ऑफ द वेव दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा बाई के। तो अब आप लोग बता दीजिए बाई कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो हमारे पास ये बताएंगे कि आप लोग के का मान कितना दिख रहा है, के का मान 2 दिख रहा है और ये देखिए ओमेगा का मान 4 दिख रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा v इक्वल टू यहाँ से आप आ जाओ ओमेगा बाई के, और ओमेगा का मान हमारे पास देख लीजिए ओमेगा t, तो दिस इज 4 है एंड यहाँ पर हमारा के का मान 2 है, तो दिस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, और भी वेव का इक्वेशन होते हैं। वेव का इक्वेशंस आपके पास जनरली देखिएगा तो हमारे पास ऐसा भी वेव का इक्वेशन आपके पास आ जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जगह पलट सकता है के एक्स माइनस ओमेगा टी दिया हुआ है, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकते हैं, ये भी वेव का इक्वेशन है, क्यों ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। बस वेव कभी ऊपर से वेव कभी नीचे से इस तरह से हम लोग को दिखाते रहता है। आपके पास वेव का इक्वेशन ये भी हो सकता है y इक्वल टू एफ एक्स माइनस वी टी, ये भी वेव का इक्वेशन है। हमारे पास वेव का इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है एफ एक्स माइनस या प्लस वी टी, ये हम लोग लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, ये भी आपका वेव का इक्वेशन हो सकता है y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वेव का इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है कि आपका ये जो एक्स वी टी में बात होती है, ओमेगा टी के एक्स में बात होता है, ये वाला वैल्यू या तो लीनियर होगा या परफेक्ट स्क्वायर होता है। समझ गया ना, ये सारे चीज़ और जगह पर आपको मिलेंगे। वेव का इक्वेशन का बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे इस टाइप का आपको वेव का इक्वेशन मिलेगा एंड मोर क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने सीखा कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी वाई वैल्यू दैट शुड बी फाइनाइट। अगर इसमें हम लोग वेव का स्पीड करेंगे तो ओमेगा बाई के, और पार्टिकल का स्पीड अगर आपको ये यहाँ पे पूछ देगा तो हम लोगों ने क्या निकालेंगे, वेव में देखिए ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाई को कहते हैं, और dy बाई डी टी कीजिएगा तो वो पार्टिकल का वेलोसिटी आएगा। तो यहाँ पर हम लोग वेव का वेलोसिटी पूछा हुआ है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। राइट भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन कर रहे हैं और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम आगे काम कर लेंगे। अब ये देखिएगा हियर इज द वैल्यू 12 में है, दिस इज द क्वेश्चन, 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड by a distance d are placed in a medium of dielectric constant k. If they are placed in air, then find the equivalent distance at which they experience the same force. My dear, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। 10th लेवल्स में आप लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं, 12th लेवल में भी पढ़े हुए हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या है, when two charges are separated by the certain distance, then force of attraction or repulsion, that is force of interaction between them is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ये कहानी है। और साथ में अब ये अगर तो दो चार्ज के बीच में अगर हम लोग मीडियम ले लेते हैं तो फोर्स का मान चेंज कर जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माय डियर, ये देखिएगा कि दो चार्ज को हम लोगों ने रख दिया है, ऐसे रख दीजिए आप लोग, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 प्लेस्ड इन ए मीडियम। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है और ये D डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है भाई, तो फोर्स का मान अगर हम लोगों ने निकालेंगे मीडियम के साथ में तो हम लोग कह देंगे Q1 Q2 4 पाई epsilon naught into K dielectric constant into D square. This is the first equations when these two charges are placed in the
मीडियम। अब माय डियर ये कह रहा है कि ये इसी चीज को हम कितना डिस्टेंस पे रख दें एयर में, ठीक है ना, रखा हुआ है ना एयर में, तो ये है Q1 और ये है कितना Q2 और इसका नाम हम लोग कह देते हैं D1। तो अब बताइए कि सेम फोर्स हमको चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कह देंगे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D1 स्क्वायर। माय डियर ये समझिएगा कि यहाँ पर जो के मीडियम का इफेक्ट आ रहा था वो इफेक्ट हम डिस्टेंस को आगे पीछे चेंज करके ला सकते हैं। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन द एयर का मान हमने D1 कह दिया। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ वी कैन राइट लाइक दिस वन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D1 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर एयर में कह रहा है, ये मीडियम में था, तो मीडियम का हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते ही लेते हैं, एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो भाई मोरे ये तो ऐसा ही एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, आप इसको कट कर लें, इससे देखिए ये आपका कट कर गया। तो व्हाट वी कैन राइट लाइक दिस वन D1 स्क्वायर इज इक्वल टू के डी स्क्वायर, D1 एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू रूट के इंटू डी। चेक इट, D1 इज इक्वल टू मतलब इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ द टू चार्जेज corresponding टू द D डिस्टेंस इन द मीडियम। मीडियम में D डिस्टेंस पर दो चार्ज को रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहे थे, उतना ही फोर्स हम दो चार्ज को कहाँ पर एयर में रख दें, कितना डिस्टेंस पर रख दें कि उतना ही फोर्स लगे, तो हमने फोर्स को बैलेंस कर दिया। आई थिंक सो कि हियर इज द वैल्यू रूट के इंटू डी या डी रूट के। ये तो एकदम आसान सा बच गया है, ये देखिए आप इसी को लिख सकते हैं डी के का अंडर रूट। वेरी गुड। अब आगे आइए। वाह, ये ऑलरेडी क्लास में हम लोग जब पढ़ते रहते हैं पढ़ाते रहते हैं तो हम लोग स्ट्रेसफुली ये सब बताते रहते हैं, राइट। फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर अबाउट एन एक्सिस PQ। यहाँ देखिए PQ एज शोन इन द फिगर। माय डियर, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना रहता है, वैसा ही एक्सिस हम लोग बॉडी के सेंटर से पहले हम लोगों ने पास करा देते हैं। तो फर्स्ट सेंटर ऑफ मास अबाउट इट ओन एक्सिस, देन हम लोगों ने इस तरह से घुमा लेते हैं। तो आई थिंक सो अपने एक्सिस पर हम लोग पहले निकालेंगे, अब फिर दोनों एक्सिस देखने से लग रहा है पैरेलल, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं और उसको हम m² स्क्वायर के बराबर कर देते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये वाला रेडियस को अगर हम लोगों ने, ये देखिए हम r ले लेते हैं और ये डिस्टेंस को r ले लेते हैं, छोटा वाला दो डिस्टेंस कहाँ पर, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस को। तो आई थिंक सो कि आपको पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं कि जैसा एक्सिस के अबाउट निकालना रहता ही है, वैसा ही एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पार करा दें पहले, और फिर देखें कि दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। इफ द एक्सिसेस आर पैरेलल देन अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, if the axes are perpendicular then apply the perpendicular axis theorem। तो here the two axes are parallel। तो हम लोगों ने क्या कर रहा है, I निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे I इज इक्वल टू I0 प्लस, ये देखिए हम लोगों ने रख दिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का नाम लिया mr स्क्वायर। I0 का वैल्यू मान है माय डियर 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ऐसा मान हम लोग लिख दे रहे हैं mr स्क्वायर, एंड इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं m² स्क्वायर से। फर्स्ट यू राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डिजायर्ड एक्सिस एंड देन इक्वेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हैं ना इसको, टू द m² स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा मतलब ये एप्लीकेशन पूछा है, मीडियम दर्जे का क्वेश्चन है, एंड आई थिंक सो कि हमारे बच्चे तो ऑलरेडी इस पर हमने काफ़ी कुछ कर रखा है और इसको बहुत ही आसानी से आपका निकल रहा होगा। तो ये देखिए हम लोगों ने पहले को k स्क्वायर m को उड़ा दें, तो दिस इज इक्वल टू 2/5 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये आपका है स्क्वायर के टर्म में। तो अब बताइए भाई 2/5 है और यहाँ पर हम लोग को 5 का देखिए कैपिटल R का मान लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस ये वाला है 10 का स्क्वायर,
एंड दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। माय डियर ये देखिए हम लोगों ने कट कर दिया है। दिस इज 10 प्लस 100 एंड दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू 110, देन दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू 110 अंडर रूट। हेलो, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान सा है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर जो डिजायर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना रहता है तो फर्स्ट बॉडी के सेंटर ऑफ मास से हम वैसा ही एक्सिस पास करा देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, और फिर हम एक्सिस को अगर पैरेलल है तब पैरेलल हम लोग रूल से एक्सिस को ट्रांसफर कर लेते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। और रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम के स्क्वायर से इक्वेट करते हैं के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। हम बताए हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये ज्योमेट्री पर या सिलेक्शन ऑफ द एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो आई सपोज कि ये हम पहले भी पढ़ा है, अभी पढ़ा है, आपको लग रहा होगा मन में लड्डू फूटा। हाँ जी, मन में लड्डू फूटा, बिल्कुल फूटना चाहिए। सवाल बनता है और तो आपका माइंड भी फ्रेश होता रहता है। और खासकर कंपटीशन का पेपर में तो माय डियर ऐसा होता है कि हर एक क्वेश्चन के बाद में जो शुरू में पसीने निकल जाते हैं वो पसीना धीरे धीरे सूखने लगता है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते आपका स्ट्राइकिंग रेट, एक्यूरेसी रेट सब बढ़ता है। शुरू में नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होता है ना, हम लोग का भी होता था, आप लोग का भी हो रहा है, शुभ शगुन है, कोई टेंशन नहीं लेने का है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोगों ने देखते हैं। ये देखिए, देखने से आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है बट आई थिंक सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस, राइट। इसको समझिएगा, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि आप लोग कोई भी स्टूडेंट है कि सर्किट ऐसे दिख रहा है, थोड़ी सी हम कंसेप्ट ले लेते हैं। और ये सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं माय डियर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट शोन फाइंड द करंट थ्रू R4 I4 का भैया R4 में कितना करंट जाएगा वो I4 है, और I5 में जो करंट जाएगा डियर उसको नाम दे दिया हुआ है। ये देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के पास लिखा हुआ है I4 और इसमें जो करंट जा रहा है इसका नाम है I5। डियर वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम लोगों को करना क्या है, जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में रहे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं आप लोग को, राइट। हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं और इक्विवेलेंट मान कैसे निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये R1 और ये R2 है। अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग को निकालना रहता है तो हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। डियर ये आप समझ लें, पहला बात तो ये हम लोगों ने यूज कर लेंगे। दूसरा बात हम लोगों ने कह देंगे कि इफ़ करंट I इज अलाउड टू पास थ्रू दिस वन देन हियर इज I1 एंड हियर इज I2। ऐसे करंट बढ़ता है और ऐसा करंट बटेगा कि ये दोनों रास्ता जो पैरेलल में जुटे हुए हैं। तो माय डियर हम लोग सब जानते हैं कि पैरेलल में जो पोटेंशियल होते हैं, दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज पोटेंशियल होते हैं वो सेम होते हैं। तो जिसमें अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट ज़्यादा जाएगा, जिसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट जाएगा, और इस तरह से जाएगा कि जो प्रोडक्ट होगा दोनों रूट का बराबर हो जाएंगे। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने ऐसा ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से हम रूल को थोड़ा सा ऐसे बदल के लिख दे रहे हैं ना। ये देखिए हम लोगों ने I1 का मान अगर लिखेंगे तो I1 इज इक्वल टू, रिवर्स लेते हैं, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू ओरिजिनल करेंट I, और I2 का मान अगर हम लोग निकालेंगे R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। समझिएगा इस सब चीज़ को। अगर इफ़ नेसेसरी आपको लगता है कि सर इसका भी एक्सप्लेनेशन अगर आप दे देते तो डू राइट इन द कमेंट। इफ़ नेसेसरी आई विल टीच दिम रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। हम आई विल गिव यू द स्पेशल क्लास, इससे रिलेटेड हम स्पेशल क्लास दे देंगे कि भाई ये चीज़ कहाँ से आते हैं। जस्ट आप लोग रेसिप्रोकल में हमने क्या कह दिया कि जिसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएंगे। ऐसे भी जानते हैं कि जब कभी कोई रास्ते में चलते रहते हैं तो जिस रास्ते में रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मतलब गड्ढा हो, रोड खराब हो, आग लगी हुई है, तो उसमें लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। और जो रोड एकदम सपाट हो, प्लेन हो, कोई इधर उधर ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसमें लोग जाना ज़्यादा पसंद, मतलब रेसिस्टेंस घट जाएगा तो ट्रैवलिंग लोग बढ़ जाता है। सेम रूल को यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं। तो माय डियर हम लोगों ने यहाँ पर दो काम करने जा रहे हैं। पहले देखिए 2 और 2 हमारे पास जो है
देख रहे हैं ना, 2 and 2 पैरेलल में है, तो हम लोग यहाँ से 2 into 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अगर रख देंगे तो वैल्यू हमारे पास जो आएगा दैट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 ओम। इसके बदला में यहाँ पर है 3 ओम। अब यहाँ पे बताइए 20 है और ये वाला है 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है आपके पास 20 प्लस 5, तो ये है आपको 100 डिवाइडेड बाई 25, दिस इज इक्वल टू 4 ओम। ऐसे समझिए। तो हमारे पास सर्किट कैसे बन गया, आपके पास सर्किट ये देखिए बन गया, ये वाला है 1 ओम, ये वाला डियर बीच वाला है 3 ओम और ये वाला डियर है आपके पास 4 ओम। ऐसे जोड़ दिया और यहाँ से हम लोगों ने सेल को जोड़ दिया 24 वोल्ट और ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस डियर दिखा रहा है 3 ओम। दिस इज योर सिंप्लीफाइड डायग्राम। अब ये बताइएगा कि सब लोग सीरीज में जुड़े हुए हैं, करंट ऐसे चलेगा यहाँ से तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 ओम सेम करंट जा रहा है, सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। 1 3 4 4 कितना हो गया 8 3 11। तो हमारे पास आई जो करंट निकलेगा सेल से, तो आई का मान वी कैन से लाइक दिस वंस, आई का मान हमारे पास 24 बाई हमारे पास क्या आ गया 11 एम्पियर का करंट हो गया। ध्यान रखिएगा, ये करंट हम लोगों के पास में आ गया। माय डियर, अब ये देखिएगा यहाँ पर करंट को बांटना है, तो अभी हमने कंसिडर ऐसा सर्किट को दे दिया था कि हम लोग कैसे बांटेंगे। तो बांटने के लिए अगर करंट का डिवीजन यहाँ से आपके पास जो आ रहा है, करंट डिविजन्स में हम लोग के रूल के अनुसार यहाँ पे कितना करंट मिल रहा है, आई का मान इधर हम लोग I4 कर दे रहे हैं, इसमें I5 कर दे रहे हैं। तो I4 का मान अगर हम लोग को निकालना होगा तो रेसिप्रोकल अभी तुरंत बताए थे ना, तो I4 वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा R5 रिवर्स में चलेगा, R5 डिवाइडेड बाई R4 प्लस R5 करेक्ट इनटू I, ये देखिएगा वैल्यू है सो। तो I4 का मान हम लोग ये निकालेंगे तो R5 कितना है आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 इंटू 24 बाई 11। देखो डियर ऐसे हो गया। अब हमारे पास ये आ रहा है तो दिस इज 5 बाई 25 इंटू 24 बाई 11 कट 5, तो फर्स्ट हमारे पास आ गया 24 बाई 55। डियर ये आपका एम्पियर फर्स्ट I4 आ गया। अब I5 अगर निकालना है तो आप लोग खुद बताओ, I5 का मान हम लोग निकालेंगे तो दिस इज रिवर्स चलते हैं ना, R4 प्लस R5 इंटू I0। ये भी तुरंत बताए थे कि जिस ब्रांच में हम लोग को करंट निकालना रहता है उसके अपोजिट वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, दिस इज द वैल्यू। तो अब आपको देखने से लग रहा है कि भाई मेरे 20 वाला रेसिस्टेंस है उसमें कम करंट जाएगा और 5 वाला में ज़्यादा जाएगा। तो अभी देख लो हम लोगों ने निकाल रखा था, अभी हम लोग I5 का मान अगर निकाल रखे हैं तो ये बताइए कि आपके पास कितना वैल्यू होने वाला था। R4 का मान है 20 ओम और ये वाला वैल्यू है 5 प्लस, देख रहे हैं ना 20 इंटू आपके पास है 24/11। अब ये आपको आ गया है 20 बाई 25 इंटू 24 बाई 11 कट कर दिया है तो 4 और ये वाला 5। तो हमारे पास ये वाला वैल्यू अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो देख रहे हैं ना आपके पास वैल्यू, हम एक थोड़ी सी सजा के पहले लिख देते हैं तब आपको देखने में तुलनात्मक लगेगा कि कंपैरेटिव वैल्यू हमारे पास क्या आ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू, देखिए यहाँ से 24 बाई 55। थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो जो वैल्यू हमको करंट I4 आया था उसका 4 टाइम्स आया, आना भी चाहिए। आप यहाँ से देखिएगा I5 का रेसिस्टेंस जो है 5 और इसका 20, मतलब उससे 4 गुना कम है तो करंट 4 गुना ज़्यादा जाएगा। तो यही चीज़ तो हम आपको बता रहे थे कि ये हम लोग मुझबानी कंसेप्ट से कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग 2496 आ गया और ये 5 एम्पियर आ गए हैं। तो I5 का मान और I4 का मान हम लोगों ने निकाल रखा है। और I5 कहने का मतलब जिसका रेसिस्टेंस 5 ओम है वो रेसिस्टेंस 4 गुना कम है तो करंट 4 गुना ज़्यादा चला गया।
ताकि पोटेंशियल जस का तस रहे, क्योंकि दोनों सर्किट जो दोनों रेसिस्टेंस है R4 और R5 आपस में पैरेलल में है। तो माय डियर I4 का मान है 24 बाई, देखिए यहाँ से कौन आंसर है, तो हमारे पास I4 का मान है 24 बाई 55 और I5 का मान है 96 बाई 55। तो I4 का मान हम लोगों ने रख रखा है, आराम से थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा। I4 वैल्यू का मान एकदम थोड़ी सी ध्यान से चेक करना है। तो I4 वैल्यू का मान है 24 बाई 55। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि I4 का मान है 24 बाई 55 और I5 उससे 4 गुना ज़्यादा है। तो हमारे पास रिजल्ट ये आ गए हैं ना। आपको थोड़ा सा B और A में कंसस रहना है। I4 का मान वैल्यू वही है, जगह बदला हुआ है, तो ये सब एरर भी हो जाती है। तो थोड़ा सा आराम से चलें। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया होगा आपको सारी समझ में आ गया होगा। अदर इसमें भी कहीं कोई डाउट रहेगा कि सर इसको मोर एक्सप्लेन कीजिए, हाउ दिस फार्मूला वी हैव गॉट इट, तो हम इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। बट ये बहुत सिंपल सा सर्किट फार्मूला है जो कि लोग पढ़ते ही रहते हैं, राइट। और अगर आप चाहें तो हम एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाउ देयर इज डिवीजन ऑफ द करंट, तो ताकि आपको डाउट खत्म हो जाए। आप किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स हों, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए हम लोगों ने कैसे कर देते हैं करंट का डिवीजन ना। तो करंट का डिवीजन के लिए फॉर्मूला को रिमेंबर कर लीजिएगा आप लोग। ये वाला है I करंट, इसमें हमारा I1 गया और इसमें हमारा I2 गया हुआ है, राइट भाई। और यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज द रूल, पॉइंट रूल हम लोगों ने यहाँ पे लगाया जो करंट गया दो भाग में। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। हम लोग सब जानते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। पोटेंशियल, दो रास्ता का पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच में रास्ता जितना भी होगा पोटेंशियल का मान बराबर होंगे। तो हम लोग अगर I1 इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट I1, तो हम लोगों ने क्या करते हैं, राइट नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ I2। तो हम लोग ये देखिए I माइनस I1 इंटू R2 लिख देंगे। माय डियर यहाँ से देखिए I2 का मान अगर निकालिएगा यहाँ से तो I माइनस I1 हो जाएगा। हम लोगों ने वैल्यू रख दिया है I1 R1 इज इक्वल टू IR2 माइनस I1 R2। अब आ जाओ यहाँ से सीधा हम लोग बैक चलते हैं। ये देखिए I1 को कलेक्ट कर लिया, R1 प्लस R2 हो गया और यहाँ पर है R2 इंटू I। तो डियर स्टूडेंट्स हियर सी दिस वंस I1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I एंड दिस इज द फॉर्मूला। अभी हम इसी चीज़ को रटाए हुए थे कि अगर 1 करंट निकालना है तो 2 रेसिस्टेंस लेंगे, 2 नंबर करंट निकालना है तो 1 नंबर रेसिस्टेंस लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत हेडेक नहीं लेने का है। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि मैकेनिक्स से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम क्या कहता है डियर, इन द फिगर सोन 2 blocks of masses m1 equal to 4 kilogram and m2 equal to 1 kilogram are placed over a smooth fixed wedge by an ideal, हाँ डियर पढ़ते जाना है और अंडरलाइन करना है। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, आइडियल दैट इज मासलेस स्ट्रिंग। इट मीन्स टेंशन होल थ्रू द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। आइडियल का मतलब ये होता है, अगर मास रहता तो टेंशन पॉइंट वाइज स्ट्रिंग में चेंज होते रहता। तो यहाँ पर आइडियल लिखा हुआ है तो टेंशन पूरे पुली में आपका सेम है। एज द सिस्टम इज रिलीज टेंशन इन द स्ट्रिंग इज व्हाट, वाह। तो हमारे पास m1 का मास दिया हुआ है डियर, ये देखिएगा कोई टेंशन नहीं लेना है। m1 दिस इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, वेरी गुड। एंड हियर m2 का मान आपको लिखा हुआ है 1 किलोग्राम। वाह, ये दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री वेज आपको बनाया हुआ है। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। ध्यान दीजिए, जैसा बॉडी रहता है वैसा ही हम लोग बना लेते हैं। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंट मास। यहाँ से है आपके पास m1 दिस इज G और ये वाला वैल्यू हमारे पास रिएक्शन फोर्स लगेंगे और दिस इज 60, देन दिस इज व्हाट 60 और ये रिएक्शन है और ये इधर की ओर टेंशन फोर्स है और नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा उसका नाम है m1G साइन थीटा दैट इज 60 डिग्री हियर। ओके, अब आइए अगर यहाँ पे आप लोग बात करेंगे तो हमारे पास m2G ये देखिए आपके पास आ गया है। रिएक्शन आपको इस तरह से चले जाएंगे और ये आपका जो वैल्यू आ गया दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वैल्यू आपके पास आएगा m2G साइन 30 डिग्री
हियर इज द टेंशन टी। माय डियर, देखने से लग रहा है कि m1g साइन थीटा ज़्यादा बड़ा है m2g साइन थीटा से, तो हम लोग कैसे लिख रहे हैं? सो देखिएगा, इस बॉडी अगर एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो जितना m1 नीचे जाएगा उतना ही m2 ऊपर जाएगा। एक ही धागा से है तो जितना डिस्प्लेसमेंट m1 का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट m2 का होगा, तो एक्सेलरेशन सेम होंगे। तो हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ से क्या लिखेंगे डियर? तो ये देखिएगा, यहाँ m1g को अगर हम लोगों ने बड़ा देखने से भी है तो हम लोग मान लिया m1g साइन 60 डिग्री दिस इज माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू a, नंबर 1। नंबर 2 में हम लोगों ने बात कर देते हैं t माइनस, ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस m2g साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू m2a। डियर, दिस इज योर रिजल्ट। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। व्हाट दिस वंस हम लोग को टेंशन निकालने का है, तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएंगे, ये कट कीजिए कट कीजिए, वैल्यू हमारे पास आ रहा है। सो देखिए m1 का मान हमारा कितना है भाई? 4 है, तो 4 इंटू जी, और ये वाला वैल्यू हो गया √3/2 माइनस m1 का मान 1 इंटू जी इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। डियर देख लीजिए यहाँ से, दिस इज इक्वल टू m1 का मान है 4 और m2 का मान है 1 इंटू a। चेक इट, दिस इज द वैल्यू। हमारे पास ये आ रहा है g, ऐसे कॉमन ले लिए हैं, और ये है 2√3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज a। तो a का मान हमारे पास यहाँ से आ गया है a इक्वल टू, ये देखिएगा वैल्यू, a इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है g/5 इंटू 2√3 माइनस 1। चेक इट, दिस इज योर वैल्यू। अब आप लोग ये बताएंगे किसी इक्वेशन में, एक या दो नंबर इक्वेशन में आप a का मान को रख दीजिए, टेंशन का मान निकल जाएगा। तो हम लोगों को अगर टेंशन निकालना है तो यहाँ से हम लोगों ने क्या रख देते हैं? इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर लेते हैं। तो ये देखिएगा t माइनस m2g साइन 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू, हमारे पास कितना वैल्यू है? m2 इंटू a। तो t इज इक्वल टू, ये देखिएगा m2 का मान कितना है भाई? 1 लिए हुए है ना, तो दिस इज 1 इंटू जी इंटू 1/2 प्लस m2 का मान है 1 इंटू a का मान है g/5 2√3 माइनस 1। चेक इट डियर, हमारे पास ये वैल्यू है t इक्वल टू g/2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से देखिए तो g को कॉमन ले लेते हैं, तो वैल्यू हमारे पास जो आ रहे हैं, सो देखिए कि क्या वैल्यू आ रहा है। सो तो यहाँ पर है 1/2 प्लस 2√3/5 माइनस 1/5। दिस इज योर वैल्यू। अब हमारे पास जो आ रहे हैं सो देख लीजिएगा, तो g इंटू हम लोग को वैल्यू, ये कैलकुलेशन है, सिंपल है, 1/2 माइनस 1/5 प्लस 2√3/5, ऐसे वैल्यू हम लोग ले लिया। तो अगर एलसीएम ले लेते हैं तो g इंटू, यहाँ देखिए 10 ले लेते हैं, दिस इज 10 ले लिया, तो ये वैल्यू 5 माइनस 1 प्लस 2√3/5, इस तरह का वैल्यू आए हैं। तो g इंटू ये देखिएगा है 2/4 है ना, 2/5 प्लस 2√3/5। अगर हम लोगों ने कॉमन ले लेंगे हैं तो वैल्यू आ रहा है 2g/5 इंटू √3 प्लस 1। ये देखिएगा वैल्यू हमारे पास आ रहे हैं। तो आंसर में देखिए तो क्या आ रहा है मेरे पास वैल्यू, ये देखिए तो कितना वैल्यू है भैया। जी का मान हम लोग रख देंगे अगर 10, तो जी का मान अगर हम लोग यहाँ से 10 रख करके काट देंगे तो यहाँ 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 4 इंटू √3 प्लस 1। जी का मान 10 ले लिया ना, तो जी का मान जैसे ही हम लोग 10 ले लेंगे तो मेरे पास आंसर को आप लोग देखेंगे कि वैल्यू कितना आ रहा है 4√3 प्लस 1, 4√3 प्लस
1, दिस इज योर वैल्यू, जो कि बहुत ही आसानी से निकल रहा है। जस्ट हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी समय लग रहा है। अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल। हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर दिया हुआ है कि पहले हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं और इक्वेशन करने से हम लोग एक्सेलेरेशन कैसे निकाल लिया, राइट भाई। और जी का मान हम लोग लेके चले हुए हैं। जी का मान शुरू में भी हम लोग 10 रख देते हैं, बट जब कभी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो हम लोग को पहले फंडा रहना कि सिंबॉलिकली वी हैव टू सॉल्व इट, राइट द इक्वेशन एंड देन फिर हम लोग एक एक करके मान रखना शुरू कर देते हैं। तो आपको कहीं डाउट नहीं निकलेंगे और आपको आंसर आते रहेगा। डियर, यह 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखें। ये 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, राइट। तो see this ones here the questions related to the, अभी हम लोगों ने 11th से रिलेटेड ये टॉपिक है मैकेनिक्स से। अब देखिए जो क्वेश्चंस है हमारे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। देखिए क्या कह रहा है, सो थोड़ा सा समझते हैं। ये सर्कुलर लूप है, चलो भैया सर्कुलर लूप है। सर्कुलर जैसे जैसे कह रहा है दिख रहा है सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 10/√π सेंटीमीटर है। वाह, ऐसा डेटा जब जेई का क्वेश्चन होता है ना डियर, तो ऐसा डेटा रहता ही है कि कहीं कहीं आपको 10/√π है, पक्का कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो पाई आएगा जो कि ये पाई से कट जाएगा ना, ऐसा डेटा दिया रहता है। जनरली हम लोग ये चीज़ को देखते हैं। तो सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस दिया हुआ एंड प्लेस्ड इन लीनियरली वेरिंग। वाह, यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से आपको क्या दिया हुआ, लीनियरली वेरिंग एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच हैज द मैग्नीट्यूड वैल्यू 0.5 टेस्ला एट t = 0। भाई चलो भैया, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, लीनियरली वेरी कर रहा है। जैसे टाइम वेरी करेगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड, अगर टाइम 0.1 सेकेंड तो मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, 0.2 सेकेंड तो मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, 0.3 सेकेंड टाइम होगा तो 0.3 टेस्ला। ये लीनियरली वेरी, जैसे जितना हम टाइम को बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा, तो इसको हम लोग लीनियर वेरिएशन कहते हैं, करेक्ट ना। तभी तो ग्राफ होगा, टाइम वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ देखें तो स्ट्रेट लाइन कब आएगा, लीनियर में। तो हमारे पास जैसे जिस रेट से टाइम चेंज कर रहे हैं, तो भाई ये मेरे को कहा हुआ है 0.5 टेस्ला है t = 0 पे, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस टू 0 एट t = अरे भाई कमाल हो गया। ये कह रहा है कि t = हमारे पास 0.5 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड 0.5 से 0 हो रहा है, मतलब पर सेकेंड 0.1 मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीमेंट हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे, वेरी करे तब, या इंक्रीज करे चाहे तो डिक्रीज करे, वेरिएबल फ्लक्स सेटअप हो जाती है। जानते हैं ना, फ्लक्स बी में चेंज, ए में चेंज या बी ए के बीच का एंगल का चेंज, फ्लक्स में वेरिएशन। तो फ्लक्स क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग रहता है और एरिया से जो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो अमाउंट मिलेगा उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कर देंगे। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस और एरिया में अटैचमेंट होगा, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में, तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस जो होते हैं उसका और एरिया के साथ में जो रिलेशन देता है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग बोल देते हैं। तो फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप एट t = 0.5 सेकेंड। माय डियर, सबसे इंफॉर्मेशन यही यहाँ पर मिल गया हम लोग को कि 0.5 टेस्ला 0.5 सेकेंड में 0 हो जाता है। इसका मतलब पर सेकेंड 0.1 टेस्ला का चेंज आ रही है। तो अब हम लोग ये कह देंगे कि भाई मेरे टाइम अगर दिया हुआ है t = टाइम में चेंज आ गया कितना, 0.25 सेकेंड, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो भी हमारे पास जो चेंज हुआ होगा dB का मान भी हमारे पास 0.25 ही हुआ होगा। ये टेस्ला क्योंकि dt में चेंज हमारे पास आया है 0.25 सेकेंड का, लीनियरली है, इसलिए कह रहे हैं कि 0.5 टेस्ला t = 0 पर है और t = 0.5 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है। इससे मतलब पर सेकेंड जो हम लोगों ने बात करेंगे तो हम लोग डिफाइन कर देंगे तो यूनिट का चेंज आ रहा है। तो भैया समय के जितना चेंज हुआ है उतना ही चेंज मैग्नेटिक फील्ड में होगा, लीनियर रिलेशन कर गया। अब कह रहा है फाइंड द इंड्यूस्ड EMF। हम लोग सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड EMF = होता है d∅/dt। आप लोग आई थिंक सो कि ऑल विल बी नोइंग दिस वंस। और d∅ का मतलब होता है एरिया इंटू b एंड दिस इज d/dt। डियर, आप लोग यहाँ पे जाने ए कांस्टेंट है, देखना है ना, रिंग है तो रिंग का साइज कांस्टेंट है, तो एरिया कांस्टेंट है, बट इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज कर रहा है डियर। तो dV/dt हम लोगों ने लगा दिया है। तो आप लोग सब जानते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू एरिया के लिए होता है πr² इंटू dV का मान है 0.25 और dt का मान भी है 0.25। चेक इट डियर, दिस इज पाई इंटू r का मान हियर इज गिवन 10/√π
ठीक है भाई। अब हमारे पास वोल्टेज में लिखा हुआ है तो हम लोगों ने इसको कह देंगे 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इंटू, ये हम लोगों ने काट दिया, दिस वैल्यू इज 1। आइए तो मान हम लोग को जो मिलने वाले हैं उसका आंसर के लिए हम लोगों ने लिख रहे हैं। सो देखिए दिस इज पाई, पाई को कट कर दिए हम लोगों ने, पाई रेडियस दिया हुआ है 10/√पाई, पाई आर स्क्वायर हम लोगों ने नाम रख दिया है, रिंग का है तो दिस इज पाई इंटू 10 का स्क्वायर, दिस इज बाई पाई इंटू 10⁻⁻4 इंटू दिस इज 1। तो डियर हमारे पास ये चीज काटने से ऐसे कट गया एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 10⁻⁻2, दिस इज 0.01 वोल्ट। आई सपोज कि आपके लिए वाओ, ये तो तुक्का भी मारता जी तो बड़ा कमाल था ये सब चीज़ें कि सब ए ही आ रहा है, या कभी कभी ऐसा भी किस्मत साथ दे देता है। अभी तक जो निकाल रहे हैं सब में ए आ रहा है ना, कभी कोई सीसी आने लगता है। तो खैर ये तुक्का मारना सही नहीं है, बट आप लोग ये चीज़ को देखें कि हम लोगों ने ये चीज़ कॉन्सेप्ट कर देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फैराडे ने कहा था, माइकल फैराडे जो बचपन में साइकिल से चलता था। आप लोग जानते हैं माइकल फैराडे, जीनियस गाइस, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी काम किए हुए हैं, राइट। और इन्होंने बचपन में अपने काफ़ी पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजारी हुई है। आप लोग सब जानते हैं कि ये बुक बाइंडर के दुकान में काम करते थे, इंस्पिरेशनल बात है। और बुक बाइंडर में काम करते थे तो उस समय इनके पास जो भी किताब आती थी वो रात भर में पढ़ के और फिर रात में भोर में बुक बाइंड करके फिर दूसरे दिन हैंड ओवर कर देते थे। तो नाइट आउट ये करके पढ़ लेते थे वो किताब को। पढ़ते पढ़ते इनके पास इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट जगी और इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ था। लास्टली ये मतलब क्या कहते हैं, जीनियस बने ये सब लोग, जीनियस थे भी। अब यहाँ से आइए डियर, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। एलसीआर सर्किट का जो कैरेक्टर होता है ना, वो बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर, सर्किट के क्वालिटी फैक्टर बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है एलसीआर सर्किट के बारे में। और ये जानिएगा कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं और इंडक्टेंस कहते हैं, जिसको इंडक्टर। तो इंडक्टर स्प्रिंग की तरह से होता है, उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं। और अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप कराना है या हीट डेवलप कराना है तो हम लोग रेसिस्टेंस पैदा करते हैं। मतलब इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, और आपको रेसिस्टेंस जो है उसमें हीट एनर्जी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलने के लिए या एनर्जी ड्रॉप पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए हम लोग कहीं यूज़ करते हैं। और ये तीनों देखिए कि सीरीज में जुड़ा हुआ है और ये आपका काम कर रहा है एसी सर्किट के साथ में। और एसी सर्किट के साथ में ये सर्किट आपका वर्क करेगा। अगर आप डीसी सर्किट दे दीजिएगा और स्टेडी कंडीशन हो जाएगा ना, डीसी सर्किट जोड़िएगा मतलब यहाँ बैटरी लगा दीजिएगा, तो थोड़ा देर के बाद में ये सर्किट से करंट फ्लो करना बंद कर देगा। तो शुरुआत दौर में स्विच को ऑन कीजिएगा, ऑफ कीजिएगा, उस दौर में इसमें करंट फ्लो करेगा। बट थोड़ा देर के बाद में क्या होता है कि डीसी सर्किट में डीसी जब बैटरी लगा देते हैं तो जब ये फुली चार्ज होता है तो सर्किट को ब्रेक कर देता है। कैपेसिटर का काम है। तो कैपेसिटर, इंडक्टर और रेसिस्टेंस यहाँ एसी सोर्स के साथ में लगा हुआ है। तो ये तो हमारे पास है। इसको हम लोगों ने यहाँ पर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये सबको रिएक्टेंस हम लोग बोल देते हैं। और तीनों को मिला करके जो हम लोग बात बोल देते हैं ना, उसको इम्पीडेंस बोल देते हैं। रेसिस्टेंस हम लोग वर्ड यूज करते हैं किसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये रेसिस्टेंस, किसी भी तार का या मटेरियल का हम लोग जो प्रॉपर्टी होते हैं, अपोजिंग प्रॉपर्टी, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं होता है। बट कैपेसिटर का जो रेसिस्टेंस जिसको रिएक्टेंस कहते हैं ना, इंडक्टर का रेसिस्टेंस जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, राइट, उसका जो है फ्रीक्वेंसी से और नेचर ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे लिए अभी ये तो जस्ट हमने छोटा छोटा बोल रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमको पढ़ाने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर एसी सोर्स है जिसका कि वोल्टेज आपका 24 वोल्ट है, बट फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। आप लोग सब जानते हैं कि जो एसी सप्लाई आप लोग को घर में हो रहा है या इंडिया में हो रही है वो 50 हर्ट्ज पे होते हैं। बट कुछ कंट्री है जहाँ 60 हर्ट्ज पे भी सप्लाई होते हैं, जैसे अमेरिकन कंट्री में भी है, वहाँ पर 60 हर्ट्ज का सप्लाई है। हमारे यहाँ जो एसी करंट जो सप्लाई है हाउसिंग में वो है 50 हर्ट्ज का। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब 1 सेकेंड में 50 पल्स हम लोग के यहाँ रीच करते हैं। अब यहाँ पर आप आइए, ये कह रहा है कि भैया बैंडविड्थ क्या होता है।
तो R बाई एल को हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। सर्किट में देखिएगा बैंडविड्थ को हम लोग कहते हैं दिस इज R बाई एल। R का मान हमारे पास है 5 और L का मान हमारे पास है, देखिएगा L का हेनरी में नापते हैं और इसको माइक्रो फैराड है तो वैल्यू लेने पर हम लोग फैराड में कर देते हैं ना। SI सिस्टम में वैल्यू इसका 10 टू द पावर -6 फैराड है SI सिस्टम। ये ओम है और ये हेनरी है। डियर क्या है इसका यूनिट? हेनरी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, राइट भाई। L का मान आपको दिया हुआ है, L का मान 0.2, ये देखिए है R बाई एल। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 0.2 दिया हुआ है R बाई एल। तो ये 5 है, तो 5 ऊपर में हम लोग कह देंगे 50/2 दैट इज इक्वल टू 25, राइट भाई। बैंडविड्थ है हमारे पास। अब आगे आइए, ये जो वैल्यू हमारे पास रह रहा है क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू, अब द LCR सर्किट का 1/R L/C होते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये अगर फॉर्मूला याद है तो बना लीजिएगा, राइट भाई। L/C का अंडर रूट दिस इज इक्वल टू, R का मान आपको लिखा हुआ है डियर, देखिए यहाँ पर है आपको कितना, R का मान है 5 ओम और L का मान जिसे आपके पास देख लीजिए 0.2 दिया हुआ है, तो पॉइंट दिस इज 2 एंड यहाँ पर लिखा हुआ है C का मान 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 का अंडर रूट। डियर दिस इज योर वैल्यू एंड इफ दिस फार्मूला बैंडविड्थ का और क्वालिटी फैक्टर एसी करंट अगर पढ़े हुए हैं और ये फार्मूला क्लियर है तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज नॉट द इशू। और ये ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जो फेज का अंतर होता है ना, फेज का मतलब करंट और वोल्टेज जब चलते हैं एसी करंट में तो रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, बट इंडक्टर और कैपेसिटर में 90 डिग्री के अंतर पे चलते हैं ना। लीड और लैग यहीं से कहानी आती है। इसको हमें आगे कहीं टॉपिक पर स्पेशल हम लोग क्लास लेकर के आपको लीड लैग का कॉन्सेप्ट, इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट, मतलब हम लोग इसको सीरीज में रहे तो हम लोग जोड़ते कैसे हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं और इक्विवेलेंट करंट अगर हम लोग निकालना पड़ेगा इस पूरे ब्रांच में तो हम लोग थोड़ा सा डिफर करेगा। जैसे हम सीरीज में इसके पहले वाले में पढ़े थे डीसी सोर्स के साथ से, वहाँ से ये डिफर करेगा जिसका हम अलग से आपका वीडियो लेक्चर दे देंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने क्वेश्चन पे फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए दिस इज 1/5 इंटू, ये हम लोगों ने कट कर दिया और ऊपर में चला गया है तो 10 टू द पावर 6 का अंडर रूट। आई सपोज कि ये वैल्यू आ गया है 1/5 इंटू 1000 एंड ये 1000 का मान हम लोग कह देंगे तो दिस वैल्यू इज 200। चल भैया ये 200 आपको क्वालिटी फैक्टर आ गए हैं। अब आपके पास पूछ रहा है बैंडविड्थ ना, तो बैंडविड्थ में हम लोगों ने इसका रेशियो ले लेते हैं। बैंडविड्थ में हम लोगों ने रेशियो ले देते हैं, ये रेशियो मांगा है ना। देखिए तो बैंडविड्थ वर्सेस क्वालिटी फैक्टर का रेशियो माना हुआ, ये चेक इट हियर, रेशियो बिटवीन द बैंडविड्थ एंड द क्वालिटी फैक्टर। तो बैंडविड्थ के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया है, देखिए तो बैंडविड्थ वर्सेस क्वालिटी फैक्टर का मान लिखा हुआ है 25 और नीचे में लिखा हुआ है क्वालिटी फैक्टर 200। चलो भैया ये हम लोग को 8, दिस इज इक्वल टू 1/8। आई सपोज दिस इज योर आंसर। तो ये फैक्चुअल है, एकदम फैक्चुअल ये क्वेश्चन हम लोग के पास में दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इशू ही नहीं है। सी दिस वंस, दिस इज योर क्वेश्चन है, इफ द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड इन द वर्टिकल प्लेन। चल भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है हम लोग को। ये बॉल है, थ्रोन कर दिया है, थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में ऊपर की ओर हम लोगों ने फेंक दिया, ठीक है। इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 360। वाओ, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉल कैन कवर ऑन ग्राउंड कीपिंग द प्रोजेक्शन स्पीड कांस्टेंट। चल भाई प्रोजेक्शन स्पीड कांस्टेंट, अगर बॉल को हम लोगों ने वर्टिकली कर दिया तो एच मैक्स का मान आपके पास कितना होगा, u²/2g और रेंज मैक्स का मान हमारे पास कितना होता है जी, u²/g। चेक करो तो रेंज मैक्स का मान हमारे पास ये है, मतलब 2 × एच मैक्स बराबर u²/g। तो हमारे लिए ये आ गया है, ये देखिए u²/g का मान हम लोगों ने क्या लिख देंगे, r max इक्वल टू रेंज का फॉर्मूला डियर ये होता है u² sin 2θ/g, दिस इज इक्वल टू रेंज। मैक्स के लिए हम लोग इसका मान 1 ले लेते हैं ना, sin 2θ का मैक्सिमम मान 1 होगा, उसी समय रेंज मैक्स होगा।
तो रेंज मैक्स का मान हम लोग लिख देंगे 2 इंटू एच मैक्स। अब भैया ये 2 है और एच मैक्स का मान कितना दिया हुआ है 360 मीटर लिखा हुआ है, तो 3 दिस इज 60 एंड दिस कम्स आउट 720 मीटर। आई सपोज कि दिस इज योर रिजल्ट। हाँ जी, तो 720 मीटर दिस इज योर रिजल्ट। ओके, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई देखिए यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो हम लोग बात कर देते हैं, ठीक है ना। इसके पहले प्रोजेक्टाइल मोशन था जो बहुत ही सिंपल सा है। मैक्सिमम हाइट बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकेंगे तो u²/2g मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होते हैं, राइट। बट आपके पास अगर हम प्रोजेक्टाइल में सेम वेलोसिटी से फेंकेंगे तो हमारे पास जो रेंज निकालना होता है u² sin2θ/g होते हैं, और मैक्सिमम रेंज के लिए sin2θ का मान 1 होता है। बस हम लोग ने रिलेशन निकाल दिया और काम हो गया। तो कोई टेंशन नहीं लेने का है, बस मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बजते रहिए, बजाते रहिए, और समझ रहे हैं ना व्हाट आई मीन टू से दिस वन, समझ रहे हैं, समझदार है सब लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये देखिए आपके पास 9वां नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन लिखा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब करंट, इफेक्ट समझ ही रहे हैं। लाइट से इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होता है इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक कहते हैं। मतलब इमिशन ऑफ द लाइट, इमिशन ऑफ द हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सर्टेन मेटालिक surface and that emitted electron moves in the certain direction, then current is set up। तो से अगर हमारे पास सर्टेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट, हर फ्रीक्वेंसी का लाइट नहीं, सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर आप आकर के मेटल सरफेस पे हिट करेगा तो लाइट को यहाँ पार्टिकल नेचर मानते हैं, और पार्टिकल को जो लाइट का जो पार्टिकल होते हैं उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। लाइट को क्या मान रहे हैं, लाइट है द डुअल कैरेक्टर, याद रखिएगा लाइट है द डुअल कैरेक्टर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, और ये पार्टिकल नेचर का लाइट होता है। अब वो जिसको हम फोटोन कहते हैं, इफ दैट फोटोन हिट्स टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटालिक सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी लेकर के निकल जाएगा। निकलने के बाद उसको एक सर्टेन डायरेक्शन में चला दीजिएगा तो करंट सेटअप हो जाते हैं, उसी को हम लोग फोटो करंट कहते हैं। तो हमारे पास ये कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी हम लोग को कहता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड को इंटेंसिटी कहते हैं, राइट। बट सर्टेन फ्रीक्वेंसी का अगर फोटोन नहीं होगा तो इंटेंसिटी कितना भी हो जाएगा उससे मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा कब, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा, मतलब पहले मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, देन हम नंबर ऑफ फोटोन के बारे में कह देंगे। तो पहले हम लोग फोटो करंट होने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए हमारे पास जो वैल्यू होना चाहिए, ये देखिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द, नहीं, इंटेंसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटेंसिटी जितना ज़्यादा रहेगा, राइट भाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। तो भाई यहाँ से हम लोग कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी से लेना देना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी से लेना देना किसको है, एनर्जी ऑफ द फोटोन से। अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन ज़्यादा रहेगा, मतलब मान लीजिए कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है, और आपने जो फोटोन का एनर्जी दिया आपको, आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो 2 तो निकालने में खर्च हो जाएगा और 3 जो है उससे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा उसको। और उसी काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड होगा उसी को रोकने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल, उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। मतलब अगर हम हाई एनर्जी का फोटोन ले लेंगे तो कुछ फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आ जाएगा, बाकी काइनेटिक एनर्जी दे देगा। अब मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा, अब इलेक्ट्रॉन को वहीं रोकना है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाते हैं, उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो हमारे पास ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर। नो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे हम लोग करते हैं भैया, पार्टिकल नेचर से। तो ये आया वेव नेचर से, ये आपका गलत हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, ये सही है आपको। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द वर्क फंक्शन। नो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, हमारे पास ध्यान रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन के ऊपर डिपेंड करता है। और वर्क फंक्शन जो होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम से कम जो एनर्जी की जरूरत होती है फोटोन के पास, उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, राइट। अगर आपके पास फोटोन के पास वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी दे देगा। मतलब हम लोग एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये देखिएगा, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज लाइक दिस वन, या इसी को हम लोग कहते हैं hc/λ। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हम लोग को वेवलेंथ का। ये देखिए एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का, ठीक है भाई। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए, तो हमारे पास ये वाला है पार्टिकल नेचर से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आपका राइट आंसर ये हो गया। और इंटेंसिटी से ध्यान रखिएगा, अगर 100 नंबर ऑफ द फोटोन्स भी आप हिट कर दो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी है फोटोन का, राइट, तब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक भी फोटोन आया और उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और उसको दौड़ा देगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, और एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिपेंड करता है फोटोन के फ्रीक्वेंसी पर, करेक्ट। ये आपका लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोगों ने बात कर दिया हुआ है। अब आपको 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है द सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर d as shown. The coefficient of linear expansion of the plate is alpha. Find the change in diameter of the hole if temperature of the plate is increased by delta T. My dear, ये लीनियर एक्सपेंशन का सवाल है। आप लोग जानते हैं कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज गर्म करने से बढ़ता है, ये सब आप लोग जानते हैं। कहीं भी दो पॉइंट आप लेंगे तो दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज इंक्रीज करेगा। तो हम लोग के पास तीन तरह के एक्सपेंशन हो गए। अगर एक लाइन में होगा तो लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस में होगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और अगर वॉल्यूम में होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। फॉर्मूला हम लोग लीनियर के लिए कह देते हैं, तो D इक्वल टू D, हम लोग कह देंगे, ये नया वाला डायमीटर है ना, तो देखिए यहाँ से नया वाला के लिए हम लोग लिख देते हैं C, D डैश कर देते हैं न्यू वाला। चलो भैया, D डैश दिस इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। माय डियर, ये देखिए अल्फा डेल्टा T हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये कह रहा है चेंज, हम लोग गर्म कर दिए हैं डेल्टा T से, तो कितना आएगा, तो दिस इज D डैश माइनस D, ओके, ये ऐसे लिख देते हैं पहले, D अल्फा डेल्टा T। डियर हियर, चेक इट हियर, हम लोगों ने ये लिखेंगे D डैश माइनस D, दिस इज चेंज इन लेंथ, दिस इज इक्वल टू D अल्फा डेल्टा T, दिस इज चेंज इन लेंथ। I think so कि we have D alpha delta T. This is the answer we have got it. अभी हम लोगों ने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेक्शंस को, जो एग्जाम 24th में जो फिजिक्स पेपर हुए थे, उसका मैंने 10 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी पार्ट 2 में हम आपके साथ तुरंत मिलेंगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव पार्ट से जो बने हुए हैं। बट आपने यहाँ तक क्या सीखा, जे इज़ नथिंग टफ, थोड़ी सी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ा आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में परफेक्शन तभी आएगा जब मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को आप लोग बनाइएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन ऑल, बस वी हैव टू जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ऑल द पेपर्स आई विल डिस्कस इन ए सीरीज। आप लोग डिजिटल डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। एग्ज़ाम का सीज़न है और एग्ज़ाम का सीज़न में आप लोग बेहतर करते रहें और इन्जॉय करें, हैव फन इन द लर्निंग। तो हम लोग कहते हैं ना, ज्ञान बांटो, खुशियाँ बांटो। आप लर्न करो, सीखो और सिखाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ये कोशिश करें कि इस चैनल को जो हम लोग हैं अपने दोस्तों को भी प्रोपागेट करें, ताकि आप पढ़ें और आपका दोस्त भी पढ़ें और सब मिलके आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।